यस, सो वॉइस फॉर ब्लाइंड आज हमारे साथ प्राचुर्य प्रधान जी हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें एक ऐसे शख्स से बात करने का आज मौका मिल रहा है जो कि आफ्टर मतलब 1 घंटे बाद हम सभी को पता पड़ेगा कि कितने इंस्पिरेशनल हैं। उनके बारे में, आपके बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, पर फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। आपका पूरा नाम प्राचुर्य कुमार प्रधान जी हैं और राइट नाउ मतलब इस समय आप अंडर सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के। मुझे ऐसा लगता है कि ये पद आपको डिफाइन नहीं करता, ये पद की गरिमा आपसे बढ़ती है। और आज तक की आपकी अभी जो आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ अचीव किया है जो कि एक किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सिर्फ ख्वाब जैसा लगता है मुझे। आपकी दृढ़ दृढ़ शक्ति का ही सब मुझे ऐसा लगता है कि कमाल है। और फिर भी ज़्यादा मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताएं। आपको लाइफ जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया, आप बताएं। आई थिंक हम सब बहुत ईगर हैं ये आपके मुंह से सुनने के लिए सर। तो प्राचुर्य जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अच्छा, इसके पहले क्योंकि आज हम आपसे सीखने के लिए बैठे हैं तो आप हमारे गुरु हुए, तो एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी मैं पहले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो ओवर टू यू प्राचुर्य जी, आज प्लीज़ आप हमें गाइडेंस दीजिए। उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ जर्नी से शुरू कीजिए और मे बी बचपन से शुरू कीजिए। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। कोई अगर किसी की तारीफ करता है तो ये जरूरी नहीं है कि जिसकी तारीफ कर रहा है वो अच्छा है, जो तारीफ कर रहा है वो किस नजर से उसको देख सकता है वो सबसे बड़ी बात है। तो आज मेरी इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन हुई, इसका ये रीजन नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, इसका रीजन है कि मैम बहुत अच्छी हैं। जो बहुत अच्छा होता है उसको हर चीज अच्छी दिखती है। इसके साथ मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं, जैसे मैम ने बताया, प्राचुर्य कुमार प्रधान, ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट का अंडर सेक्रेटरी हूँ। सिविल सर्विस क्रैक किया मैंने, स्टेट पीसीएस, और उसके साथ इसमें आया। इसके साथ साथ मैं एक चेस प्लेयर हूँ। तो आप सभी को ये जानने की इच्छा होगी कि यहाँ तक मैं पहुंचा कैसे। क्योंकि कोई रिजल्ट जो है एक प्रोसेस से गुजरती है और उसके बाद वो रिजल्ट में तब्दील होती है। तो सबके लिए रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस ज्यादा मैटर करना चाहिए। मैं एक गांव में पैदा हुआ था, एक ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहां उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जो कि नक्सलाइट्स इन्फेक्टेड एरिया था। माओवाद का प्रभाव था उस एरिया में। और उड़ीसा, जैसे आप पहले उड़ीसा को एक बहुत गरीब स्टेट की तरफ उस तरह देखा जाता था, उसका सबसे पिछड़ा एरिया नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहां से आप लोग बीच बीच में ऐसे न्यूज सुनते हैं। एक बीच में हाईलाइट हुआ था धाना माझी का। उस एरिया से मैं आता हूँ। और बट बात ये थी कि मेरे फादर काफी एजुकेटेड थे। वो एक कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट में काम कर रहे थे। तो उनको एजुकेशन का वैल्यू पता था। जी, किसी ने शायद ज्वाइन किया, इनको थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा जी। मेरे फैमिली में सबको एजुकेशन की वैल्यू पता था। तो जब उनको पता चला कि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूं, जब उनको पता चला कि
उन्होंने पहले तो ट्राई किया हर मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके कि इसका कोई इलाज है कि नहीं, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। बट जब डॉक्टर ने कह दिया कि जो है वो है एंड यू हैव टू लिव विद इट, इसके साथ ही जीना पड़ेगा, तो उन्होंने इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया, उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने ये नहीं, इसको लेके उन्होंने रोना धोना स्टार्ट नहीं कर दिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, ये एक चैलेंज है, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। तो उन्होंने हमको पहले तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी भी थी, और मेरा विजन उस समय इतना तो था कि मैं कुछ कुछ चीजें देख सकता था। आई वॉज नॉट 100% ब्लाइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी 95%, 90% ब्लाइंड था। तो पहले नॉर्मल स्कूल में को एजुकेशन, अपना ये जनरल स्कूल में एडमिशन हुआ, और उस समय उनको दे हैड अ सेकंड चाइल्ड जो कि मेरा भाई था, और ये पता चला कि वो भी 100% ब्लाइंड हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी उसका भी थोड़ा थोड़ा फाइट था उस समय। तो उनको बस वही था कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये थैंकफुली उनके दिमाग में पहले से ही था कि वी विल फिगर इट आउट, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा कैसे इसका इन लोगों को आगे बढ़ाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक पेरेंट्स के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड या किसी भी डिसेबिलिटी फील्ड के अगर कोई इंसान है, उसके पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे के प्रेजेंट को इंश्योर करो, इतना काफी नहीं है, इसके साथ साथ आप उसके फ्यूचर को इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब आप जब तक हो तब तक वो सही रहेगा, ये एटीट्यूड सही नहीं है। आप जब ना हो तब वो कैसे खुद को मैनेज करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको, उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से है। तो वही मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे और मेरे छोटे भाई सौंदर्य प्रधान। हमारे पेरेंट्स ने ये इंश्योर किया कि हम कैसे प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें। तो भीमा भोई स्कूल फॉर द ब्लाइंड है, भुवनेश्वर में सबसे बड़ा स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल है। वो स्कूल मेरे गांव से अराउंड 500 किलोमीटर दूर था। तो पेरेंट्स ने उस टाइम पे, आई डोंट नो हाउ दे टुक दैट डिसीजन, बट 3-4 साल ब्लाइंड नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने के बाद उनको पता चला कि कुछ चीजें अभी डिफिकल्ट हो रहा है, तो पहले कुछ समय स्पेशलिस्ट स्कूल में पढ़ाना जरूरी। उस टाइम पे वो ट्रायल एंड एरर था। मेरे पेरेंट्स के पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था कि क्या किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस से उन्होंने जो सीखा, वो करते करते जो सीखा, उसके बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया कि फिर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाना है। फिर ब्लाइंड स्कूल में हमने अराउंड 6-7 साल पढ़ाई की। उसके बाद उनको फिर लगा कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने से वो जो होता है ना कि कोई अगर फ्रॉग है, उसको एक कुएं में डाल दिया आपने, तो वो क्या करेगा, उस कुएं में जितने और भी फ्रॉग्स हैं उनके साथ वो कम्पीट करेगा, उनके साथ वो कम्पीट करके वो देखेगा कि इनसे आगे कैसे निकले। उसको ये नहीं पता होगा कि उस कुएं के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और वहां कंपटीशन किस लेवल का है। तो हमारा वही हुआ। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने के बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स जो क्लास में थे वो क्या थे, वो नॉर्मल अपने ब्लाइंड स्टूडेंट्स ही थे। तो हमारा एम ये था कि इनसे आगे निकलना है। बट हमें ये नहीं पता चल रहा था कि दुनिया में स्कूल के बाहर जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, और उनसे कंपीट करना और इस ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड बच्चों के साथ कंपीट करने में जमीन आसमान का फर्क है। वो
रियलाइजेशन जब तक आया तब तक मैं क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ने लगा था। तो फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि यहाँ पढ़ेंगे तो वो एक लिमिट तक पहुंच सकते हैं, अगर इनको आगे बढ़ाना है तो इनको पूरे समंदर में डालना पड़ेगा जहाँ हजारों बच्चे हैं। तो फिर उन्होंने हमको नॉर्मल साइटेड स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ और उसके बाद 9th और 10th में क्योंकि कंपटीशन बढ़ा और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किसी स्कूल में मैं पढ़ूं और वहां मेरा पोजीशन अच्छा ना हो। तो मैंने बहुत मेहनत किया जब नॉर्मल स्कूल में आया वो, और उसके बाद मैं क्लास 10th में स्टेट बोर्ड एग्जाम में मैंने 90.5% स्कोर किया, जो कि उस समय किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए हाईएस्ट था इन ओडिशा। और वो साइटेड में भी मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर में मेरा हाईएस्ट मार्क था और डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप 3 में था साइटेड। इसके बाद मैंने 11th में पहला ऐसा स्टूडेंट बना जो कि आर्ट्स के अलावा कुछ और स्ट्रीम लेके पढ़ाई की। तो मैंने कॉमर्स में अपनी 11th 12th कंप्लीट किया और उसके बाद बीकॉम के साथ साथ मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया और सीए इंटर किया। और उस टाइम पे सीए इंटर के बाद मेरे जब तक आर्टिकलशिप चल रही थी उस टाइम पे कोविड हो गया और मेरे सीए फाइनल के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं जा नहीं पाया कहीं पे और घर में इतना एनवायरनमेंट नहीं बन पाया। तो उस समय मैंने सिविल सर्विस के टच में आया। सिविल सर्विस ऐसे मैं प्रिपेयर कर रहा था तो सिविल सर्विस के ऊपर झुकाव मेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया और मैं ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। और उसके साथ मुझे ओडिशा फाइनेंस सर्विस में एज अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जॉब मिला और मैं अभी बजट डिपार्टमेंट में हूँ। अमेजिंग। प्राचुर्य जी, आपने बहुत ही आई वुड से शॉर्ट, क्रिस्प और हम्बल तरीके से अपनी जर्नी बताई। आई एम श्योर ये इतनी इजी, इतनी सिंपल नहीं रही होगी, बट आप इतने हम्बल पर्सन हैं कि आपने बहुत ही हम्बली पेरेंट्स का योगदान और जो बाकी उनकी ही बेसिकली तारीफ करी आपने, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमको हमारे पेरेंट्स के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए एंड एज यू राइटली सेड कि उनका रोल बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। बट आई एम श्योर आपकी खुद की जज्बा है, ये भी आपका खुद का भी जज्बा है कि आपको ये करना है। आपने भी हार नहीं मानी और उनके सपनों को पूरा करना, ना केवल उनके सपनों को बल्कि आपने अपने सपने बनाए इसको लेके और उसको लिए आगे बढ़े। सीए कोई ना कर पाना या ऐसा कुछ कोई बड़ी बात नहीं। आप सिविल सर्विसेज में जाना ही कितने लोगों का ड्रीम जॉब होता है, जो कि आप कर रहे हैं सर। मैं इस बारे में और चीज पूछना चाहूंगी थोड़ा सा डिटेल में, अगर आप ओके है तो, कि मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब कैसे पढ़ाई करते थे? जैसे कि आई एम श्योर बुक्स अवेलेबल इतनी तो नहीं रहती होगी, या पढ़ाने के लिए लोग कैसे, फाइनेंस में प्राइमरली जो मुझे जो समझ में आता है कि ऐसे आर्ट्स या इनके टीचर्स भी इजीली मिल जाते हैं, पर फाइनेंस स्पेसिफिकली मैथ्स या कॉमर्स की बात करें, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग की बात करें, तो वो आपने कैसे पढ़ा सर? अगर इस पे आप थोड़ा बताएंगे तो आई थिंक जो लोग इसको परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प होगी। जी, थैंक यू। देखिए, मैं इसको भी शुरू से लेना चाहूँगा। स्कूल एजुकेशन से मैंने कैसे स्टार्ट किया पढ़ाई, क्योंकि मेरा कन्वेंशनल तरीके से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। ब्लाइंड स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, उसके बाहर जब आने के बाद
मुझे ये इंश्योर करना था कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ चेस भी खेलना है, तो मुझे टाइम डिवोट करना था दोनों के लिए अलग अलग। तो जो पीरियड में चेस के लिए रखता था, जो समय मैं चेस के लिए रखता था, वो मैं चेस को डेडिकेट करता था, और जो समय मैं पढ़ाई में रहता था वो टाइम में बाकी सारी चीजों से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। तो ये पहली चीज है। उसके बाद उस समय बुक्स एक्सेसिबल नहीं थे, जैसे आपने बताया। वो काफी डिफिकल्ट था खुद से बुक्स पढ़ना, और क्योंकि मैं उड़िया मीडियम में पढ़ रहा था उस टाइम पे, उड़िया टेक्स्ट था। उड़िया की टीटीएस अभी तक भी एक ढंग की नहीं बनी है, तो उस टाइम पे ये सोचना तो बहुत मुश्किल ही था। तो मैं क्या कर रहा था, क्लास में जैसे नोट्स लेने होते थे, मैं 8, 9, 10 की बात कर रहा हूँ, क्लास में नोट्स लेने होते थे, तो मैं कंप्यूटर में उसको इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में उड़िया टाइप कर रहा था। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर हो ना, तो उसका जुगाड़ है, अगर आप ऐसे ढूंढने की कोशिश करें तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही जाता है। तो मैं वो उड़िया में कोई नोट डिक्टेट करते थे, तो मैं उसको इंग्लिश अपने रोमन स्क्रिप्ट में उसको मैं उड़िया में टाइप करता था। और स्क्रीन रीडर वो अच्छे से नहीं पढ़ता था, जॉज हो या एनवीडिया हो, वो अच्छे से नहीं पढ़ता था, फिर भी उसको हम उसी तरह से पढ़ के समझ जाते थे। उसके साथ साथ ऑडियो बुक्स बनाता था मैं खुद, किसी से रिकॉर्ड करके। और फिर जब 10th के बाद जब मैं आया 11th कॉमर्स में, तब तो चीज कंप्लीटली डिफरेंट थी। उस समय कोई था ही नहीं गाइडेंस के लिए। तो थैंकफुली उस समय यूट्यूब का थोड़ा थोड़ा यूज स्टार्ट हो चुका था, कुछ कुछ लेक्चर्स मिल रहे थे। ये 2013-14 की बात कर रहा हूं मैं। तो बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे यूट्यूब में मिलते थे। मैं स्टेट बोर्ड में 11th-12th पढ़ा, पर मैंने सीबीएसई की जो बुक्स है उसको फॉलो करता था। काफी सारी चीजें मुझे वहीं से मिल जाती थी, और अपने नोट्स मैंने खुद खुद बनाता था क्लास में। जैसे अकाउंटिंग अगर आपको करनी हो तो आप टेबल्स बनाने पड़ते थे, या मैथ्स करना हो तो ट्रिक्स को मैं नोट कर लेता था कंप्यूटर में। इसलिए मेरी टाइपिंग स्पीड, क्योंकि मैं काफी पहले से कंप्यूटर यूज कर रहा था, तो मेरी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी हो गई। और मैं एग्जाम जब देता था तो बाकी लोग पेन एंड पेपर में लिखते थे, इंटरनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ क्लास में। बाकी लोग पेन एंड पेपर में लिखते थे और मैं कंप्यूटर में उसको टाइप कर रहा था। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता था 10-15 मिनट, मैं वो टाइम तो छोड़िए, अगर 3 घंटे का एग्जाम है, बाकी लोग 3 घंटे में लिख रहे हैं, तो मैं उसको 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकता था। क्योंकि आप नेचुरली अगर टाइप करोगे और कोई उसको पेन एंड पेपर में लिखेगा, तो आप टाइप करने वाला उससे पहले कंप्लीट कर पाएगा। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम जो मिलती थी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं उससे कम टाइम में कंप्लीट कर लेता था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन अगर आप ढूंढे ना, तो हम इंडियन के पास हर प्रॉब्लम का जुगाड़ है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल ही सकते हैं। और जैसे मान लीजिए डायग्राम्स कोई है, उसको उस टाइम पे, हाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा मुझे लगा कि बहुत इजी है मैं कर लूंगा, मुझे भी डिसअपॉइंटेड हुई है, मैं भी डिसअपॉइंटेड हुआ हूं, बट कभी ना कभी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। आप किसी को अप्रोच करो, जैसे डायग्राम्स है, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, कोई अगर ऐसे वर्बली आपको बताएगा, कोई आपके हाथ लेके थोड़ा थोड़ा सा डायग्राम आपके हाथ में ड्रॉ कर देगा, तो वो आप समझ जाओगे। तो उस तरह की टेक्निक्स यूज करके मैंने वो किया, और जो कि ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है, हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तो हार नहीं माननी चाहिए किसी को। सिविल सर्विस प्रिपरेशन के टाइम में यूट्यूब में काफी कंटेंट्स अवेलेबल थे, बहुत सारे वेबसाइट्स थे जहाँ पे उनके कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल थे। वो सब लेके वो पढ़ाई कर करके फिर डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ, वो सब के साथ ये
सिविल सर्विस भी आसानी से क्लियर हो गया। थैंक यू सर। आसानी से तो नहीं नहीं, पर फिर भी आपका ये बेसिकली जो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है अभी आपकी बातें सुन के, वो यही है कि जी। ये आपका अप्रोच इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। आपका लाइफ के लिए अप्रोच, आपके पेरेंट्स का भी अप्रोच क्या रहा कि अच्छा ये हुआ है, ओके अभी क्या, अभी ये प्रॉब्लम है, ओके अभी क्या। सो ये और ये आई थिंक दैट्स द मेन थिंग कि हमें वी शुड ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, मतलब हार नहीं मानना है जैसा आपने बोला, और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है अभी ये हुआ ना, अभी क्या करना है। तो जैसा आप बोल रहे हैं हम इंडियन है, हम तो जुगाड़ निकाल ही सकते हैं किसी भी चीज की, ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। इस पे मैं एक चीज ऐड करना जी चाहूंगा। जी। मुझे चेस ने बहुत हेल्प किया। हाँ, मुझे क्योंकि चेस जैसे के बारे में भी आपसे लाइफ पूछना में है सर डिटेल में कि जी आपका उसके तरफ रुझान कैसे हुआ, अगर वो भी आप शुरुआत से थोड़ा बताएं सर तो। जी वो बताने से पहले मैं इस क्वेश्चन में एक चेस ओके का ओके। जो लिंक है वो मैं ऐड करना चाहूंगा। लाइफ में जैसे ना बैक आप पीछे नहीं जा सकते, पीछे मुड़ नहीं सकते, वैसे चेस एक ऐसा गेम है जहाँ से आप कोई मूव आपने खेल दिया तो आप वापस जाके उसको सुधार नहीं सकते। अगर आपने कोई ब्लंडर कर दिया और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पीस, मान लीजिए आपका क्वीन भी चला गया बोर्ड में से, चेस बोर्ड में से, तब भी आप ओपोनेंट को ये नहीं बोल सकते कि फिर से बोर्ड वहां से उस पहले पिछले वाले मूव से शुरू करते हैं और क्वीन को रख के फिर से खेलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं हो सकता। तो जो है आपके पास उसी से आपको आगे बढ़ना है, वही चीज लेके जितना है आपके पास। मान लीजिए आपके पास जितनी पीसेस है, ओपोनेंट के पास ज्यादा भी हो, तब भी आपको वही लेके खेलना है। हार जीत वो बात की बात है, बट आपको जो अभी गेम कंटिन्यू करना है वो उसी चीज को लेके करनी है। तो वही चीज है लाइफ में भी, मैंने उसी चीज को इम्प्लीमेंट किया। और लाइफ में कैसे होता है, चेस में हर मूव के बाद एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एक नया प्रॉब्लम आपके बोर्ड में होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, किसी भी तरह से आप करो। उसी तरह लाइफ में भी एक प्रॉब्लम हर मोड में आपको आएगा, तो आपको उससे पीछे भाग नहीं सकते। आप किसी भी तरह उसका सोल्यूशन निकालो, इंडियन जुगाड़ करो या जो भी करो। जी। तो आपने चेस की शुरुआत के बारे में पूछा, तो मेरी फैमिली जो है ना वो काफी, इसमें भी फैमिली आ गई तो चेस से काफी जुड़ी हुई थी मेरी फैमिली। मेरे पैदाइश से पहले ही मेरी फैमिली में मेरे बड़े पापा जो हैं, पापा के बड़े भाई, वो नेशनल लेवल में चेस खेल रहे थे। ओडिशा स्टेट चैंपियन वो बन चुके हैं काफी बार उस समय के। तो उन्होंने ना फैमिली में सबको चेस इंट्रोड्यूस कराया, सबको थोड़ा थोड़ा चेस सिखाया, बट सबने थोड़ा थोड़ा खेल के ऐसे ही छोड़ दिया। बट मैं और मेरा छोटा भाई सौंदर्य, हम इतना, क्योंकि चेस में मतलब आउटडोर गेम्स में इतना एक्टिव नहीं रहते थे, और हम चेस को हमने काफी नेचुरली क्लिंग कर लिया। चेस ने हमको बहुत एक नेचुरल अट्रैक्शन की तरह था। तो फिर ऐसे सीखते गए बहुत सारी चीजें चेस में, और टूर्नामेंट्स खेलते रहे। मैं 2008 में स्टेट चैंपियन बन गया। फिर ऐसे नेशनल लेवल में अच्छा करने लगा। 2010 के एंड में मैं ईस्ट जोन में थर्ड हो गया। फिर 2011 में नेशनल जूनियर चैंपियन बना। 2012 में अगेन नेशनल जूनियर चैंपियन बना। तो फिर 2013 में मैं सीनियर टीम में मतलब नेशनल ए तक क्वालिफाई कर गया। तो ये जब ऐसे अचीवमेंट्स होने लगी तो मोटिवेशन भी आने लगे। 2015 में मैं सिलेक्ट हो गया इंटरनेशनल इवेंट के लिए, और यूरोप में मॉन्टेनेग्रो में मैंने जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। 2018 में एशियन पैरा गेम्स जाकर्ता इंडोनेशिया में जो हुआ, उसमें मैंने मेडल जीता, सिल्वर मेडल।
इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैं अकेले नहीं चेस खेल रहा था, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ चेस खेल रहा था और वो मेरे से काफी आगे निकल गया। वो अभी जैसे 2022 में एशियन गेम्स वांगजू चाइना में हुआ, वहां पे उसने गोल्ड मेडल जीता। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था और वो मेरे से भी इंस्पायर होता था। तो हम दोनों की जर्नी क्योंकि काफी टाइम तक सिमिलर थी, पढ़ाई उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया, उसने साइंस लिया, वो फिर डिफरेंट फील्ड में चला गया और उसने चेस काफी टाइम तक कंटिन्यू किया। वो 11 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो उससे भी, वो मेरे से छोटा है बट उससे भी मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। यस सर, अपनी जब बात हुई थी तब भी आप हमेशा अपने भाई की तारीफ करते रहते हैं, वो जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग की बिल्कुल ऐसे ही हमेशा सलामत रहे। और यस, जैसा कि आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि जैसे चेस में हम मूव वापस नहीं ले सकते, उसी तरह से लाइफ में भी एक दिन जो जी लिया उसे वापस नहीं जी सकते। जो है सो है, ब्लंडर कर दी तो कर दी, अब आगे क्या करना है वही देखना चाहिए। तो वही आपका जो ये अप्रोच है, आई थिंक ये आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आया है डेफिनेटली ये अप्रोच भी, पर दिस आई थिंक हेल्प्ड यू अ लॉट कि कब गिव अप नहीं करना और कैसे सोल्यूशन ढूंढते रहना और आगे बढ़ते चले जाना। ओके, तो ये बहुत थोड़ा सीरियस बातें हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अपन अभी थोड़ा सा एक चीज मैं ऐसे पर्सनली पूछना चाहूंगी पहले आपसे कि आप तो हमारे हीरो हैं, आपका हीरो कौन है सर? अदर देन योर पेरेंट्स एंड ब्रदर। जी, मुझे बहुत लोग इंस्पायर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए चेस में विश्वनाथन आनंद है, जो कि जिस समय इंडिया में कोई चेस कल्चर नहीं था, वहां से वो निकल के 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। वो चेस के लिए मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। उसी तरह मैं पूरी लाइफ में अगर मैं देखूं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उनकी जो विंग्स ऑफ फायर बुक है, उन्होंने जो, जैसे वो पहले पायलट बनना चाह रहे थे और एक समय उनको पता चला कि पायलट बनने के लिए तो कुछ और पढ़ाई करनी थी, मैंने तो कुछ और पढ़ लिया, तो मैं अभी कैसे बनूं। तो फिर उन्होंने अपने सारी एनर्जी दूसरी तरफ चैनलाइज किया और उन्होंने फिर एक जिस लेवल तक वो पहुंचे, वो शायद हर किसी के लिए ड्रीम है। तो उसी तरह कितने सारे एग्जाम्पल है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। आप ना अपने ड्राइवर से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आप अपने मेड से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आप अपने टीचर्स, मतलब कोई भी हो ना, कोई स्विगी डिलीवरी वाला आया, ओके, हाँ, वो मेरी लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था। यस, तो फिर अभी लाइट भी आ गई और मेरे मोबाइल नेटवर्क से। ठीक है, थैंक यू। हाँ, वो कब से लाइट, मतलब वो डिस्कनेक्ट हुआ? आप बता रहे थे कि हम किसी से भी सीख सकते हैं, हमारे ड्राइवर से, हमारे टीचर से, स्विगी डिलीवरी। स्विगी डिलीवरी पे लाइट गई थी। हाँ, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता है और सही बात है। ऐसा नहीं है कि हमारा ही स्ट्रगल है। तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हमेशा माइंड को ओपन रखना चाहिए। यस, तो मेनली आई थिंक मैं अगर सही समझ रही हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि हम खुद के हीरो भी हैं, क्योंकि हम ही जो हैं जो सीख रहे हैं। ऐसे तो किसी से ना सीखना हो तो मतलब इट डजेंट मैटर, कोई कुछ भी करता रहे, अगर हमें ना सीखना हो तो मतलब हम खुद को भी प्राउड फील कर सकते हैं, अरे हम खुद भी हीरो हैं, है कि नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल। यस, एंड आप बहुत ही हम्बल हैं, तो ये आपका अप्रोच, मतलब बीइंग ऑलवेज ग्रेटफुल, ऑलवेज बीइंग हम्बल, आपको और आगे ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपने आप हेल्प करता है। तो ये करना नहीं पड़ता उसके लिए कुछ अलग से, है ना? सो आई थिंक यही आपका मंत्रा भी है लाइफ में, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो, या अगर आप इसको एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो। जी, जैसे कहा जाता है ना कि स्काई इज द लिमिट, हम्म। पूरा आसमान आपके लिए है। आप, मैं इसमें बस एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि स्टे ग्राउंडेड। अगर आप जमीन यस, पे हो ना, तो पूरा आसमान आपके लिए खुला है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही। ये लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर ये अंदर घुस जाए किसी के दिमाग में तो ये बहुत बड़ी बात है। और जी ऐसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सी भी बात है। तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो यस, ये आई थिंक आपकी बिल्कुल सही बात है कि स्टे ग्राउंडेड और देन पूरा आसमान आपके लिए है। बहुत बहुत बड़ी और बहुत ही सिंपल सी बात है, पर हाँ, जिसे समझ में आ जाए उसके लिए लाइफ बन जाए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपका बहुत हेक्टिक वर्क डे चल रहा है कभी तो जी, उसके बाद आप क्या लुक फॉरवर्ड करते हैं कि ओह, अब मुझे ये करना है? अम, अ, जब ऐसे मान लीजिए कि काफी लेट हो गया ऑफिस से आने, और 8, 8:30, 9 बज गया, तो अभी तो मेरी शादी हो चुकी है, तो ये ये एक क्या मतलब था, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो में मेरी शादी हो चुकी है? ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी कि घर में आके अगर मैं घर में अभी वही करने लगूं जो मुझे पसंद है, तो फिर वाइफ को कौन टाइम देगा? हाँ, तो वाइफ को टाइम देना भी तो आपको पसंद आना चाहिए ना सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वो तो आ, मेरी लाइफ की एक बहुत आ, जो भी अभी मैं अचीव मैंने अभी देखिए, उसके बाद करता हूँ तो मेरी बोलती ही बंद हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो मतलब a major chunk of my success उसके आने के बाद हुआ है। क्या बात है, तो अमेजिंग। अ, तो उसको ना बहुत बड़ी क्रेडिट जाती है मेरे सक्सेस की। और अगर मैं कभी, ये जो बात मैंने कही, मैं जमीन से अगर उड़ के कभी उड़ने लगता हूँ ना, तो वो ही मुझे ग्राउंडेड रखती है। अरे वाह। वो तो वो बोलती बंद कर देती हैं आपकी। जी तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है। और काफी अ, उसको टाइम, हाँ, आपके क्वेश्चन में मैं आता हूँ अभी। जैसे मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ, और आजकल मैं म्यूजिक बनाने के बारे में सीख रहा हूँ। अरे आई एम वाह। ट्राइंग टू लर्न मेकिंग म्यूजिक। मुझे म्यूजिक कंपोज करना अच्छा लगता है, तो यही सब मैं करता हूँ फ्री अरे टाइम वाह, में। मतलब आप। चेस आजकल थोड़ा बंद हो गया है, छूट गया है, ओ। क्योंकि चेस कोई अगर टूर्नामेंट आप खेलने जाओ तो 4, 5, 6, 7 दिन की छुट्टी लगती है, अच्छा। जो कि अगर कोई बड़ा इवेंट हो तो ऐसे ऑफिशियल ड्यूटी, ऑन ड्यूटी भी मिल जाती है, बट ऐसे उससे प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी। आपको प्रैक्टिस भी करने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ओके ओके। नहीं, पर मतलब आप हर टाइम कुछ ना कुछ नया तो सीखते ही रहते हैं। अभी आप म्यूजिक बनाना जैसे सीख रहे हैं, बताया आपने, बहुत जी, अच्छी बात है ये। अ, हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। तो अभी आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है सर? मेरा ना फेवरेट सॉन्ग बदलता रहता है। हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है। आपकी प्लेलिस्ट में अभी अभी क्या चल रहा है? अभी ये जो मुझे पुराने गाने ज्यादातर बहुत अच्छे लगते हैं, और पुराना गाना अगर नए तरह से रिक्रिएट भी हुआ है तो भी वो मैं सुनता हूँ। जैसे अभी बॉर्डर 2 फिल्म आई थी, जी। उसका जो तो चलूं वाला गाना है, हम्म। वो काफी मुझे अच्छा लगा। वो पुरानी आवाज में रूप कुमार राठौर जी की आवाज में भी काफी अच्छी लगी थी, और अभी विशाल मिश्रा ने जिस तरह गाया है वो भी काफी अच्छा लगा। अरे और वाह। उसके साथ साथ सोनू निगम जी के बहुत सारे गाने मैं सुनता हूँ,
वो वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर है। उनका जो इस अभी कुछ 6 महीने पहले उनका गाना आया था परदेसिया, वो भी काफी अच्छा लगा था मुझे। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि उनके गानों में वो मॉडर्न टच भी है और वो जब भी चाहे पुराने स्टाइल में भी गा सकते हैं। रफी साहब की तरह भी उनका गाने का स्टाइल कभी कभी बनता है, तो उनकी गायकी मुझे काफी पसंद है। उनके काफी सारे गाने मुझे पसंद है। अरे वाह, और म्यूजिक कंपोजर में सर कौन आपका फेवरेट है? मुझे बहुत पसंद है अजय अतुल के गाने, जो कि काफी अंडररेटेड है आज के टाइम में। उनको उस लेवल के गाने नहीं मतलब उतने नहीं काम मिलते जितने उनको मिलने चाहिए। उनके गाने मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो काफी इनोवेटिव चीजें करते हैं उनके गानों में। ए आर रहमान तो सबको पसंद है ही। सही और बात। पुराने कंपोजर्स की अगर बात करें तो जैसे आर.डी. बर्मन के हो गए गाने, वो सब काफी इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो जो चल रहा है उससे हटके कुछ नया शुरू करते हैं। और ए आर रहमान तो सबके ऑल टाइम पसंद है। सही बात है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे सर? जी, मैं एक लाइन ट्राई कर रहा हूँ। ये बॉर्डर टू के संदेशे आते हैं का एक मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। बड़ी याद आती है किसी की रातों में, कलाई रेशम सी सजी है हाथों में, शायरी जैसी वो लबों में रहती है, मोहब्बत जैसी वो रगों में बहती है। वो गुड़ियों से खेले वो गुड़िया याद आई कि बातों बातों में उसी की बात आई, मेरे दिलदारों ने कि चिट्ठी तारों ने और पूछा है मेरे यारों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। थैंक यू। वो बिना अरे प्रैक्टिस वाह। कैसे गा रही हमें। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया सर। आप प्रैक्टिस से तो और ही दैट्स नाइस सॉन्ग। अब अरिजीत सिंह वाली फीलिंग आ गई आपको सुन के। क्या बात है, क्या बात है। लीजिए, आपके फैंस अभी से बन गए हैं। आपके म्यूजिक का वेट रहेगा सर। थैंक यू सो मच। छाया जी, मैं आपको अभी म्यूट पे कर रही हूँ। सॉरी। हाँ, मैं ओपन करूंगी छाया जी सबके क्वेश्चंस के लिए। हाँ हाँ, ओके। और मुझे आपसे पूछना है कि आप जैसे हमारे फोरम की बात करें तो हमारा जो मतलब वॉइस फॉर ब्लाइंड तो मतलब मेनली मम्मी ने जब स्टार्ट किया था वो यही इसीलिए था कि एजुकेशन की सब वीआईज इंडिपेंडेंट हो सकें, इनेबल हो सकें अपनी एजुकेशन के थ्रू। तो आप एकदम रोल मॉडल है, मतलब हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत ही गूज बम्स आ रहे हैं सर, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर अभी मैं मेनली जिस चीज़ में हेल्प कर रही हूँ, आई एम बीइंग पार्ट ऑफ मम्मीज जर्नी की, ये इज दिस एनजीओ जर्नी की मैं खुद बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा फाइनेंस पे ध्यान ज़्यादा दे रही हूँ कि हम वंस वी स्टार्ट अर्निंग तो हमारी इनकम को कैसे इन्वेस्ट करना और उसको मनी को कैसे मैनेज करना, मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा उसमें ज़्यादा है। तो मैं अभी मेरे हिसाब से आपसे पूछ रही हूँ सर कि आपकी क्या सजेशन रहेगा कि कुछ 4-5 सजेशन या 2-3 जो भी, कि हमें कैसे हमारी मनी को मैनेज करना चाहिए या ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहें सर अगर तो। जी, क्या होता है कि सेविंग जो होता है उसको हम 2 तरह से सोच सकते हैं। या तो हम पहले कुछ अमाउंट एलोकेट कर दें, या तो जो बच गया उसको सेविंग कहें। तो हमारा अप्रोच
क्या होता है जनरली, वो यही रहता है कि मंथ एंड में जितना पैसा बच गया उसको इन्वेस्ट कर दें। वो एक्चुअल वो प्रॉपर तरीका नहीं है। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए आते हैं हर महीने, तो उससे हमको पहले से ही ये डिसाइड करना है कि हमको इसमें से कितना सेविंग में रखना है, मतलब कितना हमको इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए वो हमने डिसाइड किया, अपने इनकम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने 100 में से 50 रुपए या 40 रुपए हमने सोच लीजिए कि हमने डिसाइड किया कि हम सेविंग करेंगे। सेविंग में मैं इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मान लीजिए 40 रुपए, मान लीजिए कि 60 रुपए मेरे खर्चा हैं इस महीने के और 40 रुपए मेरे सेविंग करने हैं, तो उसको पहले से ही एलोकेट करना है, पहले से ही उसको सेट असाइड करना है और 60 रुपए जो हम खर्चा करना है उसको करना है। तो ये 40 रुपए जो हमारे पास बचे, उसको वो आप अपना रेशियो खुद बना सकते हैं, बट हमको ये करना चाहिए कि कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में रखेंगे हम, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट में रखेंगे और कुछ लिक्विड कैश रखेंगे। और लिक्विड कैश तब तक रखेंगे जब तक एक थ्रेशोल्ड नहीं बन जाता, एक लिमिट तक ही हम लिक्विड कैश रखेंगे, जितनी की जरूरत हमें हर अगले 1-2 दिन में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो 1-2 दिन में जैसे हम कैश निकाल सकें। तो वो आप कुछ बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रख सकते हो, कुछ लिक्विड फंड में रख सकते हो, जैसे शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड होता है, उसमें पैसे रखे जा सकते हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए, जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया हमने। म्यूचुअल फंड के लिए तो बहुत ज्यादा आपको रिसर्च भी करनी नहीं पड़ती है, वो आप ऐसे भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जैसे म्यूचुअल फंड को भी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो, या अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप स्टडी करके किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या अगर आपका ज्यादा फेथ गोल्ड में है तो आप गोल्ड के सर्टिफिकेट्स भी खरीद सकते हो, या ETFs भी आते हैं वो खरीद सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस है, बट ये जरूर है कि वो जो 40 रुपए आपने रखे उसको आपको डिवाइड करना है कि कितना लिक्विड चाहिए हमको, कितना शॉर्ट टर्म एसेट्स में रखने हैं और कितना लॉन्ग टर्म एसेट्स में रखते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, इसमें से हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। हम फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रख सकते हैं जहाँ पे 6-6.5% की इंटरेस्ट आएगी, या डेट फंड में रखें जो कि 7-7.5% की इंटरेस्ट आएगी, 8% के आसपास का, या तो इक्विटी में रखें या तो बैलेंस्ड रखें, जो बैलेंस्ड फंड होते हैं जहाँ पे कुछ परसेंटेज इक्विटी के होते हैं, कुछ के डेट में होते हैं। इक्विटी वालों का तो कुछ गारंटी नहीं है, आप पर हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना तो अगले लास्ट 30-40 साल का अगर आप रिटर्न देखो तो इंडेक्स फंड्स जो होते हैं उसके ग्रोथ काफी स्टेबल है। मतलब अगर आपने कल पैसे लगाया और आज आप देखोगे तो हो सकता है कि वो नेगेटिव में हो, या 1 साल बाद भी हो सकता है वो नेगेटिव में हो, बट अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो डेफिनेटली आपको 10, 12, 15% तक का एनुअल रिटर्न वो दे ही देता है। तो इंडेक्स फंड एक बहुत सेफ ऑप्शन है, जैसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया या सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया, तो वो काफी लॉन्ग टर्म में काफी स्टेबल होता है, किसी भी इसीलिए उसको बेंचमार्क माना जाता है। और म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी जो भी आप पैसे डाल रहे हैं उसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि क्योंकि लार्ज कैप फंड थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, मिड कैप थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं, और स्मॉल कैप तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है उसमें। तो ज्यादातर पैसे हमारे वो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर रहता है, बट
वही 60-30-10 का रेशियो आप ले सकते हो लार्ज मिड और स्मॉल कैप के लिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर बात करें। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कोई भी आपके हर सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे मत रखो, डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। और जैसे कुछ इक्विटी में रख दिया, कुछ डेट में है, कुछ फिक्स डिपॉजिट में है, कुछ आपने पीपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे आप हर साल 1.5 लाख तक पैसे रख सकते हो, क्योंकि वो उसका टैक्स सेविंग भी है, रिटर्न के टाइम में भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब कुछ टैक्स फ्री है। तो वो एक काफी अच्छा ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिए भी। और ये जानते हुए भी कि मैं एक सीए के साथ बात कर रहा हूँ जिनको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है इस बारे में, फिर भी क्योंकि मुझसे पूछा गया नहीं सर, तो ऐसा मैं नहीं है। नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। और मेनली हम हमारे हीरो से जब ये बात सुनते हैं तो लोगों को समझ आती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग आपकी बात सुने, समझे और करें। मैं सच में दिल से ये चाहती हूँ कि हर किसी को अपने मनी को मैनेज करना चाहिए, ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर हम पे कोई डिपेंडेंट हो नहीं हो इन एनी वेज, हमें हमारे मनी को लेकर बहुत माइंडफुल होना चाहिए, बिकॉज इट्स अवर हार्ड अर्न मनी। तो उसको बिल्कुल आप प्लीज, आप बहुत सही बात बता रहे हैं सर, और प्लीज कंटिन्यू। तो अभी मैं थोड़ा ये जो इन्वेस्टिंग एप्स हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी की तरफ भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि हर एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होता है ब्लाइंड लोगों के लिए यूज करने के लिए। तो जैसे मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, किसी ऐप का प्रमोशन मैं नहीं करने वाला हूँ इधर, बट मैं पर्सनली मैंने जो ऐप्स यूज किए हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो कितने एक्सेसिबल हैं। जैसे हर जगह आप ग्रो ऐप के बारे में काफी सुनते होंगे, तो वो मैंने ट्राई किया है, वो एक्सेसिबल है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप ग्रो ऐप यूज कर सकते हो, उसमें स्टॉक्स भी आजकल इन्वेस्ट हो जाते हैं। वो काफी अच्छे से आप अपने इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो, हर जगह हर तरह के इन्वेस्टमेंट आप ग्रो में कर सकते हो। उसके साथ साथ स्टॉक्स के लिए जैसे जीरोधा की काइट है, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है, बट वो भी आप मैनेज कर सकते हो, उसकी भी एक्सेसिबिलिटी ठीक ठाक है। और जैसे एफडी वगैरह के लिए तो आप अपने बैंक में ही करो। और जैसे ये अपने स्टेबल मनी हो गया, ये एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप किसी भी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसकी एक्सेसिबिलिटी हालांकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया, बट वो डेफिनेटली आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि वो यूजेबल है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं। तो यही चीजें हैं, मतलब एक्सेसिबिलिटी का इश्यूज तो है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो ऐप चाहो उसमें खुद से कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया ग्रो हो गया और जीरोधा की काइट हो गई, ये सब एक्सेसिबल एप्स हैं। यहाँ पे आप अपने पैसे सिक्योरली सेफली रख सकते हो और हर दिन अपना पोर्टफोलियो को आप चेक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। किसी कोई फंड विड्रॉ करना हो तो वो भी कर सकते हो, कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो जी। राइट। सो एक आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, बेसिक्स के बारे में बात करी, और ये बेसिक्स सच में सबको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है आपने कही कि खर्चा होने के बाद नहीं कि मंथ के एंड में जितना बचा है वो इन्वेस्ट करो, पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमें 40 रुपये तो है ही नहीं हमारे पास, यही मान लो हमारे पास 60 रुपये ही है खर्चा करने के लिए, तो ही हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं ढंग से। एंड इसके लिए कंसिस्टेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, ये बार बार हमेशा बोलती आई हूँ मैं। और जस्ट टू ऐड, एनपीएस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और
म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सर ने बेसिक्स बहुत अच्छे समझा ही दिए, बट कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म व्यू रख के इन्वेस्टमेंट करना इज़ द बेस्ट थिंग। वो हम सबको डेफिनेटली ध्यान में रख के करना ही चाहिए। एक मैं लाइटर नोट पे एक क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहूँगी, फिर उसके बाद मैं फोरम ओपन करूँगी सबके लिए। अगर आपको सर एक सुपर पावर मिले तो वो आप क्या लेना चाहोगे और क्यों, और उससे क्या करना चाहोगे? मुझे ना ऐसे डिफरेंट जगह में जाने की बहुत शौक है, और नए नए एडवेंचर करने का बहुत शौक है। तो अभी बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है करने का, बट मुझे डेफिनेटली बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने का इस तरह के शौक है मुझे। तो और हर जगह की क्विजीन्स ट्राई करना है, तो वही सब ड्रीम है जो कि अभी ऑफिस में रहते हैं वो पॉसिबल नहीं होता है। तो सुपर पावर के बारे में टेलीपोर्टेशन ले सकते हैं सर आप। हाँ, ट्रैवलिंग टाइम नहीं लगेगा, टेलीपोर्ट करो। That's a good idea। और हाँ, टेलीपोर्ट करके तो हम डिफरेंट अपने स्टार्स में भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, उनके जो प्लैनेट्स है उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीवर्स इज द लिमिट देन। जी। हाँ, कोई वर्म होल अगर मिल गया तो वहां से आराम से। यस, अमेजिंग। मुझे एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं अच्छा, ये ब्लैक होल, वर्म होल के बारे में मैं काफी पढ़ता रहता हूँ। आई एम श्योर। तो सर आपका फेवरेट कुजीन क्या है? वाह, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। खाने की बात तो करना बनता है। बिल्कुल, और वैसे भी मैं थोड़ा एवरेज से ज्यादा ओवरवेट हूँ। ओके। खा के ही हो रहे हैं। तो हाँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, बट मुझे इंडियन फूड सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब ट्राई तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ, चाइनीज भी ट्राई किया है मैंने, इटालियन भी खाया है, बट इंडियन फूड में जो मजा है ना वो कहीं और नहीं है। जैसे अपना काफी मतलब हर इंडियन फूड मुझे काफी पसंद है। फिर भी वेजिटेबल्स में खाता हूँ, पनीर बहुत खाता हूँ, मुझे पनीर बहुत पसंद है। अरे वाह। जैसे स्टार्टर मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आता है। रेस्टोरेंट में जब भी मैं जाता हूँ ना या किसी शादी में मैं जाता हूँ, तो मैं मेन कोर्स की तरफ जाता ही नहीं, स्टार्टर में हर कुछ मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो क्रिस्पी जो होता है ना वो काफी पसंद है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट में गया था, तो वाइफ के साथ, तो जस्ट स्टार्टर खा के ही मैं आ गया, उसी से ही मेरे पेट भर गया। सही है। नहीं, वेरी नाइस। ये तो है, हमारे जो इंडियन में मसाले और सब डलते हैं, क्रिस्प और बढ़िया सेक के तल के जो मजा आता है वो बाकी बॉइल्ड वेजिटेबल्स में बिल्कुल नहीं है। तला हुआ खाना अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं, बट वो हो नहीं पा रहा। सही बात है, वो हमारे लिए डिफिकल्ट है थोड़ा। यस, सो थैंक यू सो मच प्राचुर्य जी, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करने में। मेरा मन नहीं है बंद करने का बाद, मेरे पास और भी बहुत क्वेश्चंस है, पर टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं ऑलरेडी 12 तो बज गई है, पर फिर भी अगर मैं ये ओपन करती हूँ पब्लिक के लिए, अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ आपसे बात करनी हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्राचुर्य जी से। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अग्रांशा मैम फॉर इनवाइटिंग सच अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। और मैं बहुत मतलब सुन रहा था काफी गहनता से सर को। तो एक ऑफिसर मतलब इतना मतलब फ्री हो सकता है माइंडली, ये पता चला, क्योंकि मैं खुद एक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब देख रहा हूँ, तो इतना माइंड फ्री नहीं रह पाता कभी भी। बट
और सर को सुन के काफी इंस्पिरेशन भी मिली। और सर से क्वेश्चन ये है मेरा, चेस तो खैर ठीक है, बट ये है कि हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब करते हैं, जैसे आप फाइनेंस का काम देख रहे हैं, तो वहाँ के प्रेशर को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि हम लोगों के ऊपर तो शायद आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस है कि डबल प्रेशर होता है कि एक तो हमें अपना स्टेटस बनाए रखना है और दूसरा ये है कि हमें कुछ अचीव भी करना है। और लोगों का ऐसा मानना है, कई जैसे लोग हमारी कई बार सिक्स सेंस की बातें करते हैं, हालांकि मैं उसमें भरोसा नहीं करता, बट ये भी लोग कहते हैं कि ये लोग अचीव थोड़ा सा लेट करते हैं। तो आप इससे कितना एग्री हैं और क्या क्या चैलेंजेस उसके लिए हम लोग फेस करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना किसी विजुअली इम्पेयर पर्सन को, जब वो ऑफिस में जाता है, तो बहुत लोगों का बहुत अलग व्यूज होते हैं। मतलब दो तरह के व्यूज होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक स्टेरियोटाइप बन गया होता है सबके माइंड में, और दोनों गलत है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उतना कर सकते हैं जितना हर कोई कर सकता है, और हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले हम जब ऑफिस में पहली बार रिक्रूटमेंट होती है हमारी, कहीं पे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट को उससे हम सबको बाहर निकलना जरूरी है। ऑफिस में सबको हमारी एबिलिटी के बारे में पहले से पता नहीं होता है। हमको वो यकीन दिलाना जरूरी होता है कि आप मुझ पे इस चीज पे भरोसा कर सकते हो, मैं ये काम आपको करके दे सकता हूँ। तो ये चैलेंज सबने फेस की होगी अपने जॉब की लाइफ में, मैंने भी फेस किया है। तो शुरू में होता है, मतलब कोई आपसे कुछ ना भी कहे, बट वो आपको शायद इसलिए काम नहीं मिल रहा होगा कि आप पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता नहीं आप कौन से काम कर सकते हो। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर डायलॉग होना जरूरी है। सबसे आप बात करो और आप अपनी एबिलिटीज के बारे में बताओ, आप क्या क्या कर सकते हो। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में मैं आता हूँ कि प्रेशर बहुत सारा जो होता है उसको कैसे हैंडल करें। देखिए, बहुत सारे जैसे मेरे केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फरवरी इज द बिजिएस्ट मंथ फॉर मी। मैं स्टेट बजट टीम का पार्ट हूँ, तो उस समय बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं हमको, बहुत सारे डेडलाइन को मैच करना होता है। तो उस समय कभी कभी रात भर भी काम करना होता है, दिन के साथ साथ, ऑफिस में काम करने के साथ साथ बाद में भी काम करना होता है। तो अगर माइंड में आप रखोगे ना कि दिस टू शैल पास, ये जो पीरियड है वो कुछ ही टाइम के लिए है, और इसके बाद फिर आपको फिर नॉर्मल वाली जिंदगी चलेगी आपको। तो उसी से ही मन को, एक्चुअली क्या है कि मन को थोड़ा बहलाना भी आना चाहिए। प्रेशर जब आता है तो आपको माइंड में यही रखना है कि हाँ, ये कुछ ही समय का प्रेशर है, ये चला जाएगा थोड़ी देर में। तो जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करते हो, उसी तरह की बात है ये कि अभी प्रेशर है, बट ये ऐसा नहीं है कि हमेशा यही प्रेशर रहेगा। डेफिनेटली आपको ब्रीदिंग स्पेस थोड़ी ना थोड़ी कभी ना कभी मिल ही जाएगी। उसी वक्त भी आप 5-10 मिनट निकाल के कुछ और करो, थोड़ा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, इससे बाहर निकलो, तो फिर आपको फिर फ्रेश फील होगा, रिजुविनेटेड फील होगा। तो डेफिनेटली वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता 10-15 मिनट बाहर निकालना बिजी शेड्यूल में, बट अब कभी कभी अगर वो 10-15 मिनट का भी टाइम मिल जाता है ना, किसी से बात कर लिया आपने, अपने फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। या गाना सुनिए, आपको पास टाइम में जो आपको अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा स्विच ऑफ करने की जरूरत होती है कभी कभी प्रेशर टाइम में। माइंड को स्विच ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट करते हैं ना, जैसे हम लैपटॉप को, उसी तरह। थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप मनोज जी आपको कुछ हेल्प तो मिली होगी। वैसे आप भी बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं मनोज जी। थैंक यू मैम। एक्चुअली होता क्या है कि
हम लोगों से कई बार ना एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा होती है, हमारे डिपार्टमेंट को भी, हमारी कम्युनिटी को भी, फैमिली को भी, मतलब बहुत सारी चीजें। बट सर को सुन के ये लगा कि यस वी कैन मैनेज इजीली। तो ये बात है, और सर का भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाहते नमस्ते हैं? मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने ग्रो ग्रो के बारे में बताया सर, तो मुझे अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि बहुत लोग ग्रो यूज करते हैं तो उसके अंदर जो अलग अलग फंड होते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद एक अपना कैनरा टैक्स वेवर, ये अलग अलग फंड होते हैं। तो जैसे कैनरा टैक्स वेवर में तो ऐसा होता है सर, जहां तक मैंने देखा है कि जैसे वो 3 साल से पहले अपना रुपया जो रहता है वो विड्रॉ करने नहीं देता है। बाकी मोतीलाल में तो देखा है कि करने देता है, बाकी केंद्र में नहीं देता है। ऐसा क्यों सर? देखिए, वो क्या होता है, टैक्स सेविंग फंड्स जो होते हैं ना, वो अपना इनकम टैक्स एक्ट का, वो अभी तो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है, उससे पहले जो एटीसी होता था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एटीसी वाला सेक्शन में हमको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल सकता है चैप्टर 6 के हिसाब से। जब भी हम कोई स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग फंड में, ईएलएसएस में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में, तो वो उसी में कवर्ड होता है। तो उसका एक लॉक इन पीरियड रहता है। जितने भी टैक्स सेविंग फंड्स हैं, वो 3 साल या 5 साल जो भी है, उतना टाइम तक आपको वो पैसा वहीं पे रखना होता है, नहीं तो आपका ये डिडक्शन में काउंट नहीं होता। अच्छा जी। तो अभी क्या है कि अभी न्यू रेजिम में अगर आप कर रहे हैं, टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो तब तो ये टैक्स सेविंग फंड्स इररिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई डिडक्शन तो अवेलेबल नहीं है उसमें। बट जो ओल्ड रेजिम में फाइल कर रहे हैं रिटर्न अपना इनकम टैक्स का, तो उनके लिए वो टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता था। बट आपका एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पीपीएफ कर रहे हो, तो 1.5 लाख तो उसी में आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता होगा। आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा एलआईसी का या किसी भी कंपनी का। हाँ सर। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग में करते हैं लोग, बट आजकल के टाइम में वो उसका रिलेवेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जब तक न्यू टैक्स रेजिम फॉलो होता जा रहा है, तो इतना रेलेवेंट नहीं है आजकल। ओके सर। पर एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे गूगल पे, फोन पे होता है, उसमें हम, जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उसने पर डे का 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैंने ऐसा सुना था कि जैसे गूगल पे का तो मुझे इतना रिस्की नहीं लगा, फोन पे का थोड़ा सा लगा था कि जैसे वो लोग है ना, हम जैसे गोल्ड परचेस करना चाहे तो वो गोल्ड भी ला कर देते हैं, और हम पैसा लेना चाहे तो उसमें रिडीम भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ परसेंट वो लोग क्या मतलब काटते हैं, या फिर मतलब पूरा ही हमको देते हैं उसका बेनिफिट? कमीशन चार्जेस कुछ तो होता होगा, बट बहुत ज्यादा नहीं होता होगा, क्योंकि 3% होता है जहाँ तक सर। जी 1%, 3% हाँ, नहीं 3% जो आप बोल रहे हो, वो गोल्ड में शायद जीएसटी है 3%। हाँ सर, हो सकता है। हाँ, तो वो जीएसटी है 3% का। अगर आप गोल्ड कहीं पे भी परचेस कर रहे हो तो 3% आपको जीएसटी पे करना होता है। मेकिंग चार्जेस तो अलग है, बट ऐसे रॉ गोल्ड अगर आप खरीद रहे हो 24 कैरेट का, तो उसमें जीएसटी आपको 3% देना होता है। तो वो तो आप कहीं पे भी अगर दुकान से भी जाके गोल्ड खरीदो तो भी आपको 3% जीएसटी वो तो देना होता है सर, सही है जी। तो ये कमीशन चार्जेस अगर है तो वो अलग है, उसमें से 0.5% या 0.02 ऐसा कुछ होता होगा, बहुत ज्यादा नहीं होता होगा। ओके, थैंक यू कृष्णा जी। और किसी को कुछ कहना, पूछना सर से है तो? ओके, आई थिंक सब
एकदम अभी आपने जो बताया सर सब ग्रास्प कर रहे हैं मेनली, क्योंकि अच्छा बहुत ही अच्छा टाइम बीता है हमारा। और थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और अगर मैं एक क्रिस्प समरी बोलना चाहूँ कि जो हमारी पूरी बात हुई उसमें, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम्बल रहना, ग्रेटफुल रहना, जैसे आपने बताया कि वन मंत्रा इज ऑल्सो स्टे ग्राउंडेड, तो वो हमेशा हेल्प करता है आगे बढ़ने में। एंड देन द स्काई इज़ द लिमिट ऑफ कोर्स। और ये अप्रोच रखना कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, इट्स जस्ट हमें लुक फॉर करना है। ये अप्रोच बहुत हेल्प करती है, तो ये आई एम श्योर सबको समझ आएगी। और इस तरह से सोच के आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये पैसे के लिए भी सर आपने बहुत बेसिक सी बहुत अच्छी सी बात बताई कि पहले सेव करो फिर स्पेंड करो, और फिर स्पेंड करने के लिए तो सेव करने के लिए, ग्रो करने के लिए तो देन देयर आर ऑप्शंस। तो वो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या जो गोल है या नीड है उस हिसाब से डिसाइड की जा सकती है। तो सर आई थिंक टू एंड मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर म्यूजिक। आप बहुत अच्छा म्यूजिक भी क्रिएट करें और खुद की लाइफ और हम सबकी लाइफ को और ऐसे ही म्यूजिकल और बेहतरीन बनाते रहें, ये मेरी दुआ है सर आपके लिए। और आपसे बात करके मुझे बहुत ही मज़ा आया। मेरा मन नहीं है पर फिर भी अभी टाइम ओवर हो रहा है, तो फिर कभी सर आपसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वंस अगेन टू टॉक टू यू। तब थोड़ा और डिटेल में कभी आपसे बात करेंगे काम के रिलेटेड और भी चीज़ों के रिलेटेड। जी बिल्कुल। ओके, तो हाँ सर आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच मैम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप एक सीए हो के जितनी ग्राउंडेड है उससे काफी सीखने को मिलता है सबको भी। और सीए के पास जनरली बहुत ही ज्यादा कम टाइम होता है और उसमें भी आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा तो अपना फायदा है सर। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो अपना फायदा है सर। मैम की लेगेसी है वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है ये फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि अभी सॉरी आई वांटेड टू से समथिंग मोर। हाँ मनोज जी। सर एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर वेरी सॉरी कि यहाँ पे आज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, बट हमारी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रगलिंग पीपल्स की है सर। हम लोग 2015 से इस कम्युनिटी के साथ मतलब हमारी जो फाउंडर है अनीता मैम के साथ काम कर रहे हैं, और हम सभी मतलब स्ट्रगल करके जॉब हम लोगों ने अर्न की है। और मतलब अनीता मैम के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है कि अभी भी इस स्थिति में भी मतलब वो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके न्यूज वगैरह, जनरल अवेयरनेस वगैरह तो वो भेजती रहती है हम सबको। तो हमारा एक टैगलाइन है कि एवरीबॉडी इज नॉट अलोन, स्पेशली हु दोज आर वी आई। तो बहुत अच्छे से, और आकांक्षा मैम के बारे में भी बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने भी अपनी लाइफ में, बट बहुत अच्छे से अनिका मैम की जो जर्नी है उनको वो आगे बढ़ा रही है। और हम लोग अलग अलग तरह के सेमिनार्स इसमें करते रहते हैं सर, ऑनलाइन भी और कई बार हम लोग फिजिकली भी उसको कंडक्ट करते रहते हैं। तो हमें आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे हम मे भी उड़ीसा में ही कहीं अच्छी जगह आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में हम वॉइस फॉर ब्लाइंड ग्रुप का एक कन्वेंशन या कुछ इस तरह की एक्टिविटी हम लोग प्लान करेंगे। सो रियली हार्टली थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सो मच। मैं भी अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर ऐसा मौका मिले तो मैं डेफिनेटली आपके वहाँ भी जाके आपके जो मेंबर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका अगर मुझे मिलेगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा किसी भी तरह से। थैंक यू। ग्रेट, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। ये इसको कहते हैं दी एंड, बढ़िया वाला हैप्पी एंड। थैंक यू सो मच मनोज जी। तो बस इसी गुड नोट पे अभी हम इस वेबिनार को एंड करते हैं एक प्रेयर, छोटी सी प्रेयर के साथ में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।